आज बच्चों 12th बायोलॉजी में अध्याय दूसरे में हम भाग कर रहे हैं 3, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आगे वाला मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास। तो सबसे पहले हम मादा जननांग की संरचना को देख लेते हैं। मादा जननांग है उसे जायांग कहते हैं और जायांग है वो अंडकों से मिलकर बना होता है। ये हमने पहले ही बता दिया था, आपको जान लिया था हमने। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हम मादा जननांग की संरचना में हम मुख्य भाग देख लेते हैं कौन से हैं। तो मुख्य भाग हैं वर्तिकाग्र, जो सबसे आगे वाला हिस्सा है ये वाला। इसके बाद है वर्तिका यानी ये वाला हिस्सा, और इसके बाद है अंडाशय यानी कि ये वाला हिस्सा। ये जो फूला हुआ भाग है ये वाला भाग जो है वो अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर जो ये पाया जा रहा है ये वाला अंदर जो दिख रहा है आपको ये है बीजांड। तो इस प्रकार हमने संपूर्ण संरचना देखी मादा जननांग यानी कि जायांग की। तो उसके एक भाग को, एक इकाई को अंडक कहते हैं, जिसमें मुख्य 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और जो अंडक की संख्या है उसके आधार पर मादा जननांग एक अंडपी हो सकता है, द्विअंडपी हो सकता है, त्रिअंडपी हो सकता है, और उसके बाद आगे देखें तो बहुअंडपी हो सकता है। यदि एक अंडपी है तो ये मुक्त ही रहेगा, लेकिन जब बहुअंडपी होता है तो इसमें 2 स्थितियां बनती हैं। एक तो होता है युक्तांडपी, जिसको संयुक्तांडपी भी कहते हैं कई बार, और एक होता है वियुक्तांडपी यानी मुक्तांडपी। अब यहाँ पे वियुक्त का मतलब या फिर मुक्त का मतलब एक ही है, यानी मुक्त हो जाना या वियुक्त हो जाना। वि का मतलब हटना या निकाल देना या दूर हो जाना का भाव देता है उपसर्ग। तो ये वियुक्तांडपी का मतलब अलग होना, यानी जब अंडप में जब जायांग में अंडप एक से अधिक हों तो वो जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जब वो जुड़े हुए होते हैं तो यह स्थिति संयुक्तांडपी कहलाती है, और जब वो अलग अलग होते हैं तो यह स्थिति मुक्तांडपी कहलाती है। अब आगे देखते हैं बीजांड की संरचना। तो बीजांड जो था, अंडाशय के अंदर बीजांड था, फूला हुआ जो भाग है, उसको हम डिटेल में देख रहे हैं आगे। तो इसमें कौन कौन से भाग हैं बीजांड की संरचना में? अध्यावरण है, निभाग है, बीजांड द्वार है, बीजांड वृंत है, हाइलम है और भ्रूणकोश है। तो ये सभी की मैं आपको परिभाषा अब आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लेना साथ साथ में। सबसे पहले अध्यावरण। तो अध्यावरण में आपको लिखना है कि बीजांड के चारों ओर एक या द्विस्तरीय एक आवरण होता है कोशिकाओं का, जिसे अध्यावरण कहते हैं। इसमें 2 आवरण होते हैं, जिसमें आंतरिक आवरण को अंतः अध्यावरण और बाहरी को बाह्य अध्यावरण कहते हैं। आप चित्र में दोनों को देख सकते हैं, ये बाह्य अध्यावरण है, ये अंतः अध्यावरण है। और ये जो अध्यावरण है ये चारों ओर नहीं होते, बल्कि एक जगह से ये छिद्र यानी कि असतत छिद्र रूप में होते हैं, और उसको कहते हैं बीजांड द्वार। आप देख लो, ये बीजांड द्वार है, ये वाला जो है बीजांड द्वार है। और बीजांड द्वार का जो विपरीत सिरा है इसे कहते हैं निभाग। आपको बीजांड द्वार में मैं बोल दूं क्या लिखना है आपको? ऐसे लिखना है कि अध्यावरण बीजांड काय को पूरी तरह से नहीं ढकते, बल्कि इसका जो कुछ भाग है वो छिद्र रूप में रह जाता है, जिसे नलिका जैसी संरचना बन जाती है, और इसे कहते हैं बीजांड द्वार। ठीक है। और अब निभाग में आपको लिखना है कि बीजांड द्वार के विपरीत सिरे को निभाग कहते हैं। बीजांड द्वार के विपरीत सिरे को निभाग कहते हैं। और इसके बाद में बीजांड वृंत में आपको लिखना है कि वह वृंत जो बीजांड को अंडाशय के साथ जोड़े रखता है उसे हम कहते हैं बीजांड वृंत। और इसके बाद आपको परिभाषा लिखनी है हाइलम की। हाइलम में ये लिख लेना कि बीजांड वृंत का वह सिरा जो बीजांड काय से जुड़ा रहता है, उसी स्थान पर एक संरचना पाई जाती है जिसे हाइलम कहते हैं। और भ्रूणकोश में लिखना है कि बीजांड में
बीजांड द्वार के पास मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, और भ्रूण कोश से ही मादा युग्मकों और अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये आप बीजांड की संरचना में मैंने जो अभी नोट्स बोले हैं ये बना लेना। और इसके बाद बेटा हम आगे करते हैं, यानी हम और गहरा जा रहे हैं, अंदर डीपली इसका अध्ययन कर रहे हैं पूरा मादा जननांग का। पहले हमने देखा जायांग, फिर उसमें देखा अंडप, अंडप में देखा अंडाशय, अंडाशय में देखा बीजांड, अब बीजांड में देख रहे हैं भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश को हम देख लेते हैं डिटेल से। तो भ्रूणकोश में कौन कौन सी संरचनाएं मुख्यतः होती है, वो हैं मुख्य कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो है प्रतिमुखी कोशिकाएं, या जिन्हें प्रतिव्यासांत कोशिकाएं भी कहते हैं, जो प्राय निभाग की ओर होती है। जो कहाँ होती है? निभाग की ओर। ये जो भाग है ये निभागीय भाग है, निभाग की ओर पाई जाती है प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब दो कोशिकाएं मध्य में होती हैं, कोशिकाएं नहीं होती, केंद्रक होते हैं, संयुक्त केंद्रक होते हैं, जिन्हें द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और तीन कोशिकाएं होती हैं बीजांड द्वार की ओर। ये तीन कोशिकाएं जो होती हैं वो बीजांड द्वार की होती हैं, बीजांड द्वार की ओर होती हैं, यानी बीजांड द्वार के पास होती हैं। इस पूरी तीन कोशिकाओं के समूहों को बोलते हैं अंड उपकरण या अंड समुच्चय। अब अंड उपकरण या अंड समुच्चय में तीन कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक बड़ी कोशिका तो अंड कोशिका है, जो मादा युग्मक है, जो क्या है? मादा युग्मक है। और दो अन्य कोशिकाएं हैं जो इसको पोषण और इनको अन्य गतिविधियों में इसकी सहायता करती है, जिन्हें बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। अब आगे पढ़ेंगे, कई बार सहायक कोशिकाओं से भी निषेचन हो जाता है, परंतु सामान्यतः अंड कोशिका से निषेचन होता है। तो हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। मैं बता दूं आपको इसमें क्या लिखना है, आपको नोट्स क्या बनाने हैं। प्रतिमुखी कोशिकाओं में क्या लिखना है कि निभागीय बीजांड काय में भ्रूण कोश में निभागीय सिरे की ओर तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। और उसके बाद लिखना है मध्य में दो केंद्रक, किसमें? द्वितीय केंद्र की परिभाषा लिखनी है आपको। मध्य में दो केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीय केंद्रक या केंद्रीय कोशिका का निर्माण करते हैं। और बीजांड द्वार की ओर की तीन कोशिकाएं को बीजांड द्वार की ओर की कोशिकाओं को अंड समुच्चय कहते हैं या अंड उपकरण कहते हैं। इसमें एक बड़ी अंड कोशिका यानी मादा युग्मक और दो छोटी सहायक कोशिकाएं होती हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि हमने पहले जायांग देखा, जायांग में हमने अंडप में देखा अंडाशय, अंडाशय में देखा बीजांड, बीजांड में देखा भ्रूणकोश, भ्रूणकोश में देखी अंडकोशिका, जो कि एक मादा युग्मक है। अब इस मादा युग्मक का जो मैंने नर युग्मक बताए थे ना प्राकरण में, जो नलिका के अंदर जा रहे थे दो, उनमें से एक का निषेचन इस मादा युग्मक से होगा और तब जाके वो फल बनेगा। वो खैर आगे की चैप्टर की बात है, परंतु हम इतना आप जान लें कि हमने इस तरह से ये सारे एक साथ एक फूल से लेकर और अंत में हमने अंड कोशिका तक के सारे सफ़र को पूरा किया और हमने फूल को बड़ी ही गहराई से जाना। अब आगे जो है वो है हमारे टॉपिक है बीजांड के प्रकार। भाई बीजांड है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो बीजांड यहाँ पे मुख्यतः होते हैं स्थिति के आधार पर 6 प्रकार के। वो हैं ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और कुंडलित बीजांड। हम इनको एक एक करके देख लेते हैं बेटा। आओ चलो सबसे पहले देख लेते हैं ऋजु बीजांड। तो ऋजु बीजांड में सिंपल सी परिभाषा है, जो मैं यहाँ पर आपको लिख कर दे रहा हूँ वही लिखनी है, अलग से नहीं बोल रहा मैं। वही परिभाषा आपको लिखनी है जो यहाँ पे आपको बताई जा रही है, और वही चित्र आपको बनाना है जो यहाँ पे आपको बनाया जा रहा है। अतिरिक्त आपको नोट्स इसके नहीं बनाने। तो क्या है ऋजु बीजांड? जब निभाग बेटा इसमें कहाँ पे होगा निभाग? यहाँ पे होगा निभाग। निभाग और बीजांड द्वार और बीजांड वृंत, ये बीजांड वृंत है, ये तीनों एक ही रेखा में हो तो इसे कहते हैं ऋजु बीजांड। और इसका उदाहरण है अधिकांश अनावर्त बीजी पादप। अनावृत बीजी जो पादप हैं उनमें ऐसा बीजांड पाया जाता है। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। इसके बाद में जो दूसरा है वो है प्रतीप बीजांड। देखो बेटा प्रतीप का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। तो विपरीत का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर उल्टा है, ये बिल्कुल देखो घुमा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आप बीजांड द्वार तो ये रह गया, निभाग है ये और बीजांड वृंत है ये। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? यहाँ पे लिखी हुई है बीजांड वृंत 180 डिग्री पर जब घुमा हुआ हो तब क्या कहते हैं? इसे
प्रतीप बीजांड कहते हैं और उदाहरण है अधिकांश अनावृत बीजी पादप। और आप एक्स्ट्रा चाहो, कई होशियार बच्चे हैं तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं अधिक नंबर पाने के लिए कि भाई इसमें जो बीजांड है वो 180 डिग्री पर घुमा हुआ होता है और इसमें जो है निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत एक सीध में नहीं होते। इतना आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से। इसके बाद हम कर रहे हैं अर्ध प्रतीप, मतलब घुमा तो हुआ है, ये उल्टा तो है परंतु ये आधा है। वहाँ पे 180 तो ये 90 डिग्री पर घुमा हुआ। और आप देख सकते हो कि वहाँ पर बेटा ये पूरा ऐसे करके और ऐसे घूम गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं घुमा हुआ, बस ये इतना ही घुमा है। तो आधा ये घूमे हुआ है, इसलिए इसको अर्ध प्रतीप कहते हैं। और इसकी परिभाषा में आपको क्या लिखना है, बीजांड में बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज में हो, एक क्षैतिज में हो, ऐसे एक क्षैतिज में। क्षैतिज समझते हो, बिल्कुल एक तो खड़ा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, एक होता है क्षैतिज, यानी इस प्रकार जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये लाल पेन से बताया करके, ये क्षैतिज। और उदाहरण है बेटा इसका प्रिमुलेसी कुल के पादप। अब प्रिमुलेसी कुल का जो पादप है वो होता है प्रिमुला। वो कौन सा होता है, प्रिमुला। प्रिमुला आपने नहीं देखा तो ये देखो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये प्रिमुला होता है, इस तरह से दिखता है प्रिमुला। अब आगे देखते हैं वक्र बीजांड। तो वक्र का मतलब बेटा होता है हमेशा मुड़ा हुआ ही। देखो यहाँ पर जो बीजांड है अंदर का जो बीजांड है, तो बीजांड में अंदर जो भ्रूण जो कोष है वो बिल्कुल मुड़ गया, आप देख सकते हो। तो जब बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में न हो और बीजांड का वह भ्रूण कोष घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता हो। घोड़े की नाल कैसे होती है, ऐसे होती है घोड़े की नाल। यहाँ पे वो ऐसे होते हैं ना, उसके नट होते हैं, समझ गए ना कैसे। जो घोड़े का खुर होता है ना, कि भाई जो पक्की सड़क पर जब घोड़ा चले तो वो उसके खुर छिल ना जाए, इसलिए उसके नीचे एक लोहे की इस तरह से बनी हुई नाल लगाई जाती है, ताकि वो जो घोड़ा है जब जमीन पर पांव रखे तो उसके खुर न छिलें, नहीं तो वो घोड़ा चलेगा तो वो लहू लुहान हो जाएंगे उसके खुर। तो उसको बचाने के लिए घोड़े की नाल ये लगाई जाती है, और घोड़े की नाल होती है इस आकार की, और इसी आकार का आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा अंदर जो है वो भ्रूणकोश हो गया वक्र, इसलिए इसको वक्र बीजांड कहते हैं। ये मुड़ा हुआ बीजांड है। और उदाहरण है लेग्यूमिनेसी कुल के पादप। आप आसानी से समझ सकते हो बेटा लेग्यूमिनेसी कुल कौन सा है, हमने देखा है फलीदार पौधों वाला कुल, जैसे मटर है, हमने सबसे मुख्य रूप से पादपों के कुल किए थे। आगे हम देख लेते हैं अनुप्रस्थ बीजांड। अब अनुप्रस्थ आप देख सकते हो, जैसे अनुप्रस्थ नाम बोला है वैसे इसकी स्थिति है। जब बीजांड काय, बीजांड द्वार व निभाग बीजांड वृंत के साथ समकोण पर हो, ये रहा बीजांड वृंत और ये निभाग, और बेटा क्या बोल रहे हैं ये बीजांड, जब ये द्वार है ये भी, ये इसके क्या है, इसकी 90 डिग्री की दिशा में है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, अनुप्रस्थ बीजांड बोला गया है। और इसमें आपको ऐसा का ऐसी परिभाषा लिखनी है। और इसका उदाहरण है ब्यूटामेसी कुल के पादप। और यदि और गहराई में लिख लेना है तो ब्रैकेट में बेटा लिख देना ब्यूटामस। क्या लिख देना, ब्यूटामस। तो ब्यूटामस आपने नहीं देखा तो बेटा ऐसा होता है, देख लो आप स्क्रीन पर, ऐसा होता है ब्यूटामस का पादप। अब देख लेते हैं आगे कुंडलित बीजांड। तो कुंडलित जो बीजांड है वो बिल्कुल ही मुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल यानी यहाँ से लेकर और पूरा ऐसे घूम गया। तो ये कितनी डिग्री पर घूम गया, 360 डिग्री पर घूम गया। तो जब बीजांड वृंत लंबा बीजांड को घेरे हुए और बीजांड 360 डिग्री पर घुमा हुआ हो, तो ऐसे बीजांड को हम कुंडलित बीजांड कहते हैं। और आप इसमें ये भी देख सकते हो बेटा कि देखो यहीं से टच है, यानी कि बीजांड काय से बीजांड वृंत यहीं से टच है, बाकी यहाँ से देखो ये टच नहीं है, इधर से देखो टच नहीं है। तो ये पूरी तरह से टच नहीं होता है, इसको स्पर्श किए हुए नहीं होता, बस एक स्थान से ही इसको स्पर्श किए हुए होता है। और अंदर आपको इसमें दिख रहा है भ्रूणकोश। और इसका उदाहरण है कैक्टेसी कुल के पादप। और कैक्टेसी कुल का जो पादप है वो आपको उदाहरण नहीं पता तो ब्रैकेट में लिख देना कैक्टस। क्या लिख देना, कैक्टस। कैक्टस आपने नहीं देखा तो देख लो, ऐसा होता है कैक्टस। वैसे ऑनलाइन क्लासेज में ये तो फ़ायदा है कि आप सारे पादपों को अच्छी तरीके से, मैं चाहूँ कि आपको बिल्कुल फोटोज के रूप में दिखा सकता हूँ कि बेटा ऐसा होता है, नहीं तो आपको बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं। फिर कई बच्चे बोलते हैं कि सर हाँ हमने देखा है, कई बच्चे बोलते हैं सर हमने नहीं देखा। तो ये होता है बेटा कैक्टस होता है, इसको ये नागफनी भी है। और अब जो आगे हमारा टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु जनन, यानी गुरु बीजाणुओं का
बनना। तो देख लेते हैं वो टॉपिक कौन सा है। जैसे हमने किया था लघु बीजाणु जनन, वैसे ही है गुरु बीजाणु जनन। भाई हमने वहाँ पर देखा प्रपस्सु कोशिका देखी, और वैसे ही यहाँ पर है प्रपस्सु कोशिका से फिर बाद में बनी प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका से तो बीजांड की भित्तियाँ और ये बन जाएगा, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका वृद्धि करके, अब ये बेटा विभाजित नहीं होती, वृद्धि करके बनाती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, यानी मैक्रोस्पोर मदर सेल, यानी मैक्रोस्पोर मदर सेल है। अब उसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, ये बेटा थी 2n, ये भी है 2n, ये भी है 2n, पर इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, क्योंकि देखो 1 2 3 और 4, जब एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है तो हमें पता है वो कब बनती है, जब अर्धसूत्री विभाजन हो। और अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, और ये कोशिका होती है अगुणित, यानी कि n। अब ये जो 4 गुरु बीजाणु हैं, अब यहाँ पे देखिए, दोबारा याद कीजिए, जब परागकण में लघु बीजाणु बना था तो उसके चतुष्क में 4 परागकण बन गए थे, बाद में चतुष्क से 4 परागकण बन गए थे। परंतु यहाँ पर जो गुरु बीजाणुओं का चतुष्क है, इसमें चारों के चारों सक्रिय नहीं रहते, बल्कि एक ही सक्रिय रहता है, से सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और आगे एक स्लाइड में मैंने लिखा भी है कि 4 गुरु बीजाणु में से एक निभाग की ओर वाला गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है, शेष 3 नष्ट हो जाते हैं। अब क्यों नष्ट हो जाते हैं? वो इसलिए कि यदि मादा युग्मकोद्भिद में 4 अंड कोशिका बनेगी तो ये बहु बीजाणुता फिर आगे हो जाएगी, तो इसलिए इसमें एक ही बीजाणु रहता है, शेष 3 नष्ट हो जाता है। और वो जो एक गुरु बीजाणु हैं, ये बनाएगा भ्रूणकोश। हालांकि हमने भ्रूणकोश की संरचना पहले ही पढ़ ली, वो 3 प्रत्यव्यासांत कोशिका थी, बीच में द्वितीय केंद्र की 2 कोशिकाएं थी, 2 केंद्र थे, नीचे 3 कोशिकाएं थी। परंतु हम अब देखेंगे कि भ्रूणकोश कैसे बनता है। जो ये एक गुरु बीजाणु है, इससे भ्रूणकोश बनता है, और जो भ्रूणकोश है वही है मादा युग्मकोद्भिद। अब हम देख लेते हैं आगे। तो यहां पर बेटा भ्रूणकोश यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण और उसका विकास। तो सबसे पहले सक्रिय जो गुरु बीजाणु हैं उसे कहते हैं भ्रूणकोश मातृ कोशिका। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश मातृ कोशिका। अब शुरू से आप देखिए, सबसे पहले थी प्रपस्सु कोशिका। प्रपस्सु कोशिका से 2 बनी, प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से बना गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये क्या बना? अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में क्या बना? गुरु बीजाणु बना। गुरु बीजाणु 4 थे, 4 में से 3 नष्ट हो गए, बचा एक ने बनाया भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश वो कैसे बनाएगा, चलो हम जान लेते हैं आगे। तो सबसे पहले सक्रिय गुरु बीजाणु यानी भ्रूणकोश मातृ कोशिका है, उसमें समसूत्री विभाजन होगा। अब देखिए ये कोशिकाएं क्या है, n है या 2n है? ये है n, तो n कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो नहीं सकता, इसमें होगा समसूत्री विभाजन, और वो होंगे 3 लगातार। यानी कि इसमें देखो, एक तो ये रहा पहला, एक ये रहा दूसरा, एक ये रहा तीसरा, तो 3 विभाजन होने से 8 केंद्रक बनेंगे। तो सक्रिय गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश मातृ कोशिका है, उसमें विभाजन होता है पहला समसूत्री, तो जिससे 2 केंद्रक बनते हैं। एक समसूत्री विभाजन होने पर 2 केंद्रक बनते हैं, वो चले जाते हैं, एक तो चला जाता है। आप देखिए मैं बताता हूँ साथ साथ आपको बेटा, देखो ये पूरा भ्रूणकोश है, इसमें एक था सक्रिय गुरु बीजाणु, वो 4 थे ना, इसमें से एक रह गया, 4 में से एक रह गया, जिसे कहते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश मातृ कोशिका। अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो इसके बन जाएंगे 2, इसके बन जाएंगे 2 बन जाएंगे, ये भाई 2 बन गए, 2 केंद्रक बन गए। अब जो विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करेंगे, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करेंगे, कैसे? एक तो चला जाएगा इधर और एक चला जाएगा नीचे, तो इस तरह से जब नीचे जाएगा तो एक हो जाएगा यहाँ और एक हो जाएगा यहाँ हो जाएगा। अब इनमें फिर दूसरा विभाजन होगा, यहाँ ये देखो दूसरा विभाजन जब होगा तो दूसरा विभाजन होने पर फिर इसके ऊपर यहाँ पर बन जाएंगे 2 और यहाँ पर भी बन जाएंगे 2 बन जाएंगे। फिर होगा तीसरा विभाजन, 4 केंद्रक हो गए ना, देखो 4 केंद्रक हो गए। फिर होगा तीसरा विभाजन, जब तीसरा विभाजन होगा तो इसमें भी 1 और 1 2 और इसका भी 1 और 1 2, फिर इसका भी 1 और 1 2
और इसका भी 1 और 1 2, यानी प्रत्येक कोशिका 2 2 बनाएगी तो 4 ही ऊपर हो जाती है और 4 ही कोशिकाएं नीचे हो जाती हैं। तो इस प्रकार 4 कोशिकाएं निभाग की ओर बन गई और 4 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर बन गई। अब इन कोशिकाओं में से भाई जैसे 4 4 है ना, तो इन कोशिकाओं में से क्या होगा, 3 कोशिका तो यहां रह जाती है, ठीक है, 3 कोशिका तो 3 केंद्रक तो यहां रह जाते हैं, 2 केंद्रक आ जाते हैं बीच में और 3 केंद्रक आ जाते हैं यहां। तो यहां पर होगी ये और ये और ये, तो ये तो होगी प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, ये दोनों मिलके बना दिया इन्होंने द्वितीय केंद्रक यहाँ पे, और यहाँ पर एक बड़ी कोशिका अंड कोशिका और 2 छोटी छोटी सहायक कोशिका बन गई। तो ये पूरा भ्रूणकोश तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि भ्रूणकोश यानी मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में सक्रिय गुरु बीजाणुओं ने लगातार 3 विभाजन कर दिया। तो यहाँ पर आप देख लो कि ये ऊपर जो 3 कोशिकाएं ये तो प्रतिव्यासांत है, ये है अंड समुच्चय जिसमें एक अंड कोशिका है और ये 2 है जो सहायक कोशिकाएं हैं, और बीच में एक संयुक्त केंद्रक है, इसमें भित्ति का निर्माण, बाकी 6 में भित्ति का निर्माण हो जाता है। ऊपर वाली 3 कोशिकाओं में और नीचे वाली 3 कोशिकाओं में भित्ति का निर्माण हो जाता है, तभी ये कोशिका बन जाती हैं, और बीच वाले संयुक्त होकर ये भित्ति का निर्माण नहीं होता, ये केंद्र की रहते हैं। तो इन्हें कहते हैं द्वितीयक केंद्रक या केंद्रीय कोशिका, या इसे संलीन केंद्रक भी कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें कोशिका कितनी होगी, कोशिका तो होगी 7 नहीं, कोशिका होगी 7 हाँ, और केंद्रक हो गए 8। तो इस प्रकार इसको 7 कोशिका 8 केंद्र की संरचना कहते हैं। आप चाहो तो इसको स्टेप वाइज लिख लो, मैं बोल रहा हूँ दोबारा बोल दूँ मैं आपको। वैसे हमारा आज का टॉपिक तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इसके नोट्स नहीं बनवाए कि भ्रूणकोश जो है इसमें आपको क्या क्या करना है। तो ऐसे लिखेंगे, आप लिख लो नंबर 1 2 3 लगा के। पहला बिंदु लिखो कि सक्रिय गुरु बीजाणु जिसे भ्रूणकोश मातृ कोशिका कहते हैं, उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। दूसरा बिंदु, प्रथम समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं जो विपरीत ध्रुवों की ओर गमन कर जाते हैं। तीसरा बिंदु, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन किए हुए केंद्रक फिर समसूत्री विभाजन करके 2 ऊपर और 2 नीचे कुल 4 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। फिर अगला बिंदु, इन 4 केंद्रकों में फिर समसूत्री विभाजन होकर और 8 केंद्रक संरचना बनती है। अब अगला बिंदु, इन 8 केंद्रकों में से एक ऊपर वाले समुच्चय में से और एक नीचे वाले समुच्चय में से एक केंद्रक मध्य में आकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करता है। अगला बिंदु, ऊपर की 3 केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है जिसे प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। नीचे के 3 केंद्रकों में भित्ति का निर्माण होता है जिनमें मध्य की बड़ी कोशिका अंड कोशिका और अन्य 2 छोटी कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। अगला बिंदु, मध्य के जो केंद्रक है वो संलीन केंद्रक भी कहलाते हैं। आगे आप देख सकते हैं मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं। इस प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन कहलाता है कि इसमें सिर्फ एक बीजाणु से ही बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन कहते हैं। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें सभी कोशिकाएं अपने चारों ओर भित्ति का निर्माण करती हैं और मध्य में केंद्रक संयुक्त होकर संलीन केंद्रक का निर्माण करता है। इस प्रकार इसमें 8 केंद्रक 7 कोशिकीय संरचना बनती है। और अंतिम है कि इसके मध्य की केंद्रीय कोशिका द्विगुणित और शेष सभी कोशिका अगुणित होती है। द्विगुणित कैसे? क्योंकि उसमें 2 केंद्रक है इसलिए द्विगुणित, बाकी सब में एक केंद्रक है तो वह एक गुणित कहलाती है। आपको समझ ना आए तो इसमें से यदि आपको कोई बात आपको समझ में नहीं आई है और ये कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप अपने बेटा होमवर्क करना, होमवर्क का काम करके उसकी फ़ोटो खींच के और फिर आप नीचे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम सन ऑफ या डॉटर ऑफ में लगा के और जो आपका प्रश्न है वो नीचे लिख देना। तो अगली बार जब मैं वीडियो शुरू करूँगा तो पहले इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।